नमस्कार। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मैं कंचन डोगरा नेगी आप सबके लेकर आई हूं अपना उत्तराखंड खास बुलेटिन प्रदेशवासियों के लिए। और सबसे पहले बड़ी खबर से बुलेटिन का हम आगाज कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की अब बात सामने आ रही है। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। योजना की वेबसाइट लॉन्च हो गई है। 28 मई को लॉन्च हुई थी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। और इस योजना में प्रवासियों को रोजगार के लिए मिलेगा लोन। तो अगर लोन लेना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ऑनलाइन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। इस बीच आपको बताएं, सेल्फ क्वारंटीन में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। दूसरा दिन है आज सेल्फ क्वारंटीन रहने का। और दूसरे दिन भी अपने आवास से सेल्फ क्वारंटीन सीएम त्रिवेंद्र हर अपडेट ले रहे हैं। आज भी नहीं आया स्टाफ सीएम आवास में और फोन कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम ले रहे हैं हर अपडेट। कल तक सेल्फ क्वारंटीन रहेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश की कोरोना अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं, जिसमें कुल मरीजों की संख्या 958 है इस समय और 727 एक्टिव केसेस हैं। करीब 6000 सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है। और प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की जो मौत का आंकड़ा है वो 7 पहुंच चुका है। तो राज्य में कोरोना के कारण 7वीं मौत हो चुकी है। 25 मई से हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मरीज चंपावत जिले का रहने वाला और कुछ दिन पहले ही मुंबई से लौटा था। तो ये 7वीं मौत। ये आया था तो 26 की डेट होगी इसकी। तो शुरू से ही ये काफ़ी सीरियस था। इसको जो है बायलेटरल निमोनिया था इसको, और हाइपरटेंसिव था साथ में, और यहाँ पे डायबिटीज़ भी इसकी डिटेक्ट हुई, और साथ में जो है अल्कोहलिक था। कुमाऊं के लिए कोविड हॉस्पिटल में तब्दील की गई सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना से एक मौत रिकॉर्ड की गई है। यहाँ चंपावत के रहने वाले एक 44 साल के शख्स की मौत हुई है। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक ये जो मरीज़ है इसमें पहले से ही कई तरह की बीमारियां थी। मसलन ये डायबिटीज़ का शिकार था, निमोनिया था, और उसके अलावा क्योंकि इसको शराब पीने की आदत थी तो पेट संबंधी कई सारी बीमारियां इसमें पहले से थी। इसलिए मौत के कारण लगभग वो बीमारियां भी बनी और कोरोना पॉजिटिव होना भी इसके मौत का कारण बना। कैमरा पर्सन कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। तो टिहरी जिले में बात अब करते हुए आपको बताएं कि कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी यहां पर हो रही है। 11 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। आज जिले से कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या कुल मिलाकर हो जाती है 88। सभी नए पॉजिटिव लोग घनसाली और जाखड़ीधार के हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र की ही बताई जा रही है। डीएम का कहना है कि नए कोरोना पॉजिटिव लोगों को मुनिकीरेती में ही क्वारंटीन किया गया है। मामले कल रात को रिपोर्ट में और आए हैं, तो हमारे पास अब तक 88 मामले हो चुके हैं। हमारे 74 केसेस अभी जो हमारा कोविड केयर सेंटर है नर्सिंग कॉलेज सुरसिंगधार उसमें एडमिट हैं, और सभी स्वस्थ हैं, किसी में कोई सिम्टम्स नहीं है। बाकी जो 11 मामले कल देर रात को प्राप्त हुए हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगातार हम लोग कर रहे हैं, और जैसे ही उनकी लोकेशन पता चलेगी उनको हम लोग अपने कोविड केयर सेंटर पर ले आएंगे। बढ़ते हैं आगे। आपको बता देते हैं कि कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोग अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी से बचने के जुगाड़ लगाने में जुटे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिव्यांग होने के बावजूद घर में बैठने की बजाय फ्रंट लाइन में कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के संकट काल में जहां लोग घर में बैठकर अपना काम निपटाने की जुगत में लगे हैं, तो वहीं डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना जंग से फ्रंट लाइन में लड़ रहा है। जिला अस्पताल बुराड़ी में आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में नौकरी करने वाले अनुदीप चौहान दोनों पैरों से विकलांग हैं और बैसाखी के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना संकट काल में जब अनुदीप चौहान से घर में रहकर ही ऑफिस का काम निपटाने के लिए कहा गया तो वो नहीं माने और उन्होंने अपने अधिकारी से फील्ड में उनकी ड्यूटी लगाने के लिए कहा। अनुदीप की जिद के आगे अधिकारी भी हार मान गए और अनुदीप इन दिनों बुराड़ी बस अड्डे में बने क्वारंटीन सेंटर में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
मैं इन दिक्कतों से बचपन से जूझ रहा हूँ, लेकिन मैं इन्हें आड़े नहीं आने देना चाहता था कि लोग ये बोले कि ड्यूटी से कतरा रहा है। लेकिन जब मुझे लगा कि इस वैश्विक महामारी में सबको साथ चलना चाहिए, तो मैं पैरामेडिकल से जुड़ा हुआ हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, तो मुझे भी लगा कि मुझे अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। अनुदीप के हौसले की तारीफ उनके अधिकारी और सह कर्मचारी दोनों ही कर रहे हैं। अनुदीप रोजाना सुबह 8 बजे से 2 बजे तक क्वारंटीन सेंटर में अपनी ड्यूटी देते हैं और क्वारंटीन किए गए लोगों का हेल्थ चेकअप करते हैं। अनुदीप ने अपनी विकलांगता को अपनी ड्यूटी के सामने रोड़ा नहीं बनने दिया और अपने फर्ज को समझते हुए ड्यूटी को प्राथमिकता दी। हमारे यहाँ जो है बड़ा अच्छा कर्मशील और कार्यशील लड़का है ये, और मैं पहले उसकी ड्यूटी नहीं लगाई थी। आपको एक जानकारी बता दूं कि मैंने बोला था यार एक दिव्यांग बच्चा है उसका नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो मेरे से बड़ा नाराज हो गया था कि डॉक्टर साहब मैं कहे आप मेरे को इस तरह क्यों सोचते हैं, मैं पूरा काम करूंगा। फार्मासिस्ट अनुदीप उन लोगों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है जो लोग आपदा की इस घड़ी में अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं। कोरोना वॉरियर अनुदीप के इस हौसले को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, बड़ी अपडेट अब तक पहुंचा देते हैं जहां पर राज्य मंत्री रेखा आर्य का एक बड़ा बयान आया है। प्रदेश में हावी है नौकरशाही कह रही हैं, कुछ अधिकारी अपनी मनमानी थोपना चाहते हैं। तो रेखा आर्य ने ये बड़ी बातें कही है। साथ ही कहती हैं कि यदि मैं सही हूं तो सचिव का मानना ही होगा आदेश। हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य ने फिर भी नहीं मानी थी हार। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना संक्रमण की चपेट में आने और सीएम सहित कुछ कैबिनेट मंत्रियों के सेल्फ क्वारंटीन होने के बाद सोशल मीडिया में राज्य मंत्री धन सिंह रावत के कार्यवाहक सीएम बनने की अफवाह पर धन सिंह रावत काफी नाराज हैं। धन सिंह रावत का कहना है कि कुछ लोग प्रदेश को अस्थिर करना चाहते हैं, जिन्हें न केवल चिन्हित कर उनका पर्दाफाश किया जाएगा बल्कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और ऐसे लोगों को भी चिन्हित करेंगे जो लोग प्रदेश को अस्थिर करना चाहते हैं। और मैं कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व का उन पर बहुत बड़ा भरोसा है और जहां तक हमारी बात है तो हम उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। तो एक बौखलाहट का परिचय लोगों ने दिया है और निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश किया जाएगा। इस बीच खबर काशीपुर से, जहां पर पूर्व सैनिक की पत्नी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि बीती रात दोनों पति पत्नी रिश्तेदार के यहां से लौटे थे, जिसके बाद पत्नी ने कमरे में खिड़की की ग्रिल से दुपट्टे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बागेश्वर के सिलाटी के रहने वाले पूर्व सैनिक महेश्वर सिंह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते थे। ताल क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला ज्योति नाम की वाइफ ऑफ महेश्वर सिंह, इसके द्वारा फांसी लगा ली गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पंचनामे की कार्रवाई करी गई है। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड लग रहा है और लेकिन आवश्यक कार्रवाई हेतु जो है इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। अब आपको बताते हैं अल्मोड़ा में आवर्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड पिछले 3 सालों से बंद है। वहां पर काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हैं। अब कर्मचारियों को मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज के द्वारा उम्मीद जग गई है। डीएम के माध्यम से सीएम को पत्र भेजा कि जल्दी ही दोबारा से दवा बनाने वाली फैक्ट्री को शुरू किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को साथ ही साथ प्रवासियों को भी रोजगार मिल सके। कंपनी हमारी विगत 2-2.5 साल से यहाँ पर बंद पड़ी है, वह पुनः संचालित हो सके, क्योंकि एक प्रकार तो सरकार कह रही है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है कि आदमी को घर पर ही स्वरोजगार दिया जाए। मैं इसमें बताना चाहूँ, इसमें मुझे एक ज्ञापन दिया है और इन्हीं ज्ञापन के क्रम में हम लोग इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख प्रस्ताव भेजेंगे और कोशिश ये की जाएगी कि इसको हम लोग पुनः सुचारू रूप से करा सकें। लॉकडाउन के 72 दिन बाद कुमाऊं को राजधानी देहरादून से जोड़ने वाली रेल सेवा की फिर से शुरुआत हो गई। आज सुबह 5:30 बजे काठगोदाम स्टेशन से नैनी दून जनशताब्दी देहरादून के लिए रवाना हुई। हालांकि पहले दिन ट्रेन में बेहद कम यात्री थे, लेकिन इस सब के बावजूद रेलवे ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा था। जो एमएचए
की गाइडलाइंस हैं और उत्तराखंड प्रशासन ने जो गाइडलाइंस अपनी जारी की है उनको पूरी तरह से फॉलो किया गया है। जिसमें से कि हम लोगों ने जो कोई भी पैसेंजर पहले आ रहा है उसकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, सैनिटाइज उसके सामान को भी सैनिटाइज कराया जा रहा है, साथ ही उनके हाथों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। टिकट चेक हम लोग एंट्रेंस पे ही कर ले रहे हैं। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि लिपुलेख तक सड़क पहुंचाकर भारत ने भले ही अपना लोहा मनवा लिया हो, लेकिन चीन और नेपाल से सटा ये इलाका संचार के क्षेत्र में आज भी आदम युग में है और 80 किलोमीटर के दायरे में भारतीय संचार का नामो निशान तक नहीं है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तवाघाट से न्यूज 18 ने जब लिपुलेख का सफर शुरू किया तो बहुत कुछ हैरान करने वाला भी था। जमीन पर बीआरओ की मेहनत जरूर दिखाई दे रही थी, लेकिन डिजिटल के इस दौर में भी यहाँ भारतीय संचार का नामो निशान तक नहीं है। हालात तो ये हैं कि तलाघाट से छियालेख तक हजारों हाथों में नेपाली मोबाइल नजर आते हैं। ये लोग शेष दुनिया से जुड़ने के लिए आज भी नेपाली संचार के रहमो करम पर हैं। नेपाली सिम यूज करने के चलते इन्हें अपने ही मुल्क में ISD की दर पर भुगतान भी करना पड़ता है। जो नेपाल का टावर है नमस्ते का चलता है, उससे मतलब काम चला रहे हैं अपना, और यहाँ BSNL के कोई टावर नहीं है और मतलब जिससे कि नेपाल की वजह से हमको बहुत सहायता मिल रही है। नेपाली सिग्नल को तलाशने के लिए यहाँ के लोगों को लंबा सफर पैदल ही तय करना होता है। बॉर्डर के सबसे बड़े गांव नरव्यांग के लोगों को तो 5 किलोमीटर दूर छियालेख तक चढ़ने के बाद ही नेपाली सिग्नल नसीब होते हैं। नेपाली सिग्नल भी इस इलाके में सिर्फ छियालेख तक ही साथ देता है। उसके बाद नपलचियो, गुंजी, नाभी, कालापानी और नाभीडांग का इलाका संचार से पूरी तरह कटा है। नेपाली फोन यूज करते हैं, हमें तो अपने इंडिया चाहिए। पैसा ज्यादा करते हैं नेपाली में, पैसा भी ज्यादा ही करते हैं। हमें तो अब गरीबी आदमी थे हम लोग। नेपाली यूज करते हैं और महंगा पड़ता ही है, इंडियन है नहीं, यहाँ सब नेपाली मोबाइल यूज करते हैं। नेपाली संचार पर निर्भरता भले ही बॉर्डर पर लोगों को कुछ राहत पहुंचा रही हो, लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि इसके जरिए भारतीय सुरक्षा में आसानी से सेंध लग सकती है। नेपाल में जो भी मोबाइल कंपनियां काम कर रही हैं, उनका संचालन चीन से हो रहा है। चीन और नेपाल को जोड़ने वाले इस इलाके में बीआरओ ने सड़क तो पहुंचा दी है, लेकिन यहाँ अभी भी कई दिक्कतें बरकरार हैं। खासकर इस इलाके में रहने वाले लोग आज भी नेपाल के संचार साधनों पर निर्भर हैं। भारत के कोई भी संचार कंपनी अभी यहाँ नहीं पहुँच पाई है, जिस कारण यहाँ के लोग शेष दुनिया से अभी भी कटे हुए हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, गर्भाधार, पिथौरागढ़। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, यूपी विधायक अमन मणि को पास देने का मामला सामने आया, जो अभी ठंडा भी नहीं हो पड़ा। ऐसे में एक और मामला अब सामने आ चुका है। दरअसल झारखंड में रजिस्टर्ड नंबर की गाड़ी से 3 लोग बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे, जिन्हें देवप्रयाग में एक व्यक्ति सीताराम उनको रोककर उनसे सवाल पूछता है कि वो कहां जा रहे हैं। इस पर गाड़ी चालक उन्हें हरिद्वार से मिले पास का हवाला देते हुए कहते हैं कि बद्रीनाथ जा रहे हैं। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के कपाट यूं तो खुल चुके हैं, लेकिन भक्तों की एंट्री लॉकडाउन के चलते अभी भी बंद है। ऐसे में 3 व्यक्ति किस तरीके से बद्रीनाथ जा रहे थे, ये कई सवाल हैं और इस सारे वाकये को सीताराम ने शूट करके अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर डाला है। खबर रामनगर से, जहां पर सोशल मीडिया में एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अल्मोड़ा वन प्रभाग के मोहान स्थित वन चौकी के वन कर्मी दिखाई दे रहे हैं, जो एक गाड़ी को रोके खड़े हैं और इस गाड़ी वाले से 500 रुपए मांग रहे हैं। वीडियो बनाता देख एक शख्स को ये वन कर्मी जो है वहां से चलता बनता है। अपना उत्तराखंड में ब्रेक के बाद खबर अल्मोड़ा से, जहां पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर डीएम ने जिले में 10 नए कोविड केयर सेंटर बनाने गए हैं और इन सेंटर्स में पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया जाएगा। जिले में एक एडवांस वैन बनाई जा रही है, जिसमें मरीजों को ले जाने में और उनके आने में काम तेजी से होगा।
दो व्यवस्थाएं बहुत ज़रूरी है। एक हमारी लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था, दूसरी हमारी क्लिनिकल साइट में व्यवस्था। तो उसमें सभी एसडीएम्स और एमओएसी को समन्वय बनाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। उन दोनों को सभी को साथ में काम करना है तथा हम लोग के जो पोर्टल पे रिपोर्टिंग हो रही है उसका पूरा रिव्यू किया गया तथा जो भी हमारे कैपेसिटी ऑगमेंटेशन थे, जो प्रस्ताव थे, उनको भी हम लोगों ने आगे पारित कर कोविड केयर सेंटर्स में हम लोगों ने परिवर्तित। कोटद्वार के काशीरामपुर में ग्रामीणों ने खनन के कारण इस काम में लगे हुए ट्रक चालक और परिचालकों को रोजाना मेडिकल स्क्रीनिंग किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यूपी से रोजाना सैकड़ों की संख्या में यहां पर ट्रक चालक कोटद्वार पहुंच रहे हैं, जिनकी कोई मेडिकल जांच नहीं की जाती, जिससे कोटद्वार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर ग्रामीण चिंतित हैं और ग्रामीणों ने सरकार से कोरोना संक्रमण को देखते हुए खनन के काम पर रोक लगाने की फिलहाल मांग की है। इसके बाद भी यदि लगता है कि उनके द्वारा कोविड के दृष्टिगत जो नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए थे वो नहीं किए गए हैं, तो ये जॉइंट इंस्पेक्शन अभी इसमें होने वाला है और उसमें ये रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर इनके विरुद्ध भी उसमें कार्रवाई की जा सकेगी। रामनगर फलपट्टी क्षेत्र के लिए जाना जाता है। यहाँ की आम और लीची देश भर से मंगवाई जाती है, लेकिन इस बार लीची का स्वाद लेने के लिए आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी, क्योंकि लीची की पैदावार 50% कम हुई है। तो वहीं आम की बात करें तो आम की पैदावार में भी 25% की कमी आई है, जिसका असर बाजार में इनके दामों पर पड़ना तय है। कुछ उत्पादन इस समय 75% लगभग ठीक है। लीची का उत्पादन 50% से कम है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि बाजार में कम उत्पादन होने की वजह से इसकी कीमत बढ़ सकती है, जिससे किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सकता है। अल्मोड़ा जिले में आजीविका परियोजना द्वारा सैकड़ों स्वयं सहायता समूह बनाए गए। इन समूहों ने हर्बल चाय, बिस्किट, जैम, जूस बनाने का काम शुरू किया और जिनकी मांग अब तेजी से हो रही है। अब प्रवासी खुद भी अपनी योग्यता के अनुसार पहाड़ी उत्पादों की मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में जड़ी बूटी सहित हर्बल और ऑर्गेनिक उत्पाद हैं, लेकिन बाजार नहीं मिलने के कारण उत्पादन को बाजार में नहीं बेच पाते हैं, जिसमें हर्बल टी, मसाले, जैम सहित पहाड़ के कई लोकल उत्पाद शामिल हैं। अब आजीविका परियोजना की नजर प्रवासियों पर है, जो इन उत्पादों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा जो लोकल उत्पाद है, हम लोगों ने कहीं उसमें 10-15 हमारे उद्योग यहाँ पे अल्मोड़ा जिले में चल रहे हैं, उनको हम प्रोसेस करके, पैकेजिंग करके, ग्रेडिंग करके, सॉर्टिंग करके पैक कर रहे हैं और बेचने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बेचने में वो हमारी हेल्प कर सकते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और कुछ लोग हमारे साथ ऐसा काम करने भी लग गए। अभी हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं जो 50,000, 60,000 इस तक का ऑर्डर भी लेके हमें हमारी सहकारिताओं को दे रहे हैं। अब कोरोना संक्रमण में ये भी नहीं पता कि कब तक मैदानों में जाकर काम मिलेगा, इससे युवा परेशान हैं। कुछ युवा तो आजीविका परियोजना से जुड़कर मार्केटिंग का काम कर रहे हैं और एक युवक ने तो एक सप्ताह में ही 10,000 का सामान बेच दिया है और हजारों की डिमांड भी ले ली है। हल्दी, मिर्च, धनिया, अचार, बुरास का जूस और जो भी ज़रूरत की चीज़ें उनकी, जैसे कीवी का जैम, एप्पल का जैम, ये सब हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अभी होम डिलीवरी में। अभी हम करीब 10,000 रुपये का एक हफ्ते के अंदर होम डिलीवरी का ऑर्डर लिया हुआ है और आपका करीब 50 से 60,000 रुपये का मेरे को लगता है कि अगले 1-2 हफ्ते के अंदर हम इसको और बढ़ा लेंगे। अगर आपके पास हुनर है तो रोजगार की कमी नहीं है और यही कारण है कि अब प्रवासी युवाओं ने पहाड़ में ही ऑर्गेनिक उत्पादों को बाजार में बेचना शुरू कर दिया है। इससे जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं पहाड़ी उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। इस बीच आपको एक बड़ी अपडेट दे देते हैं, जिसमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की बहू और टीवी एक्ट्रेस मोहिना कुमारी सिंह ने आज सुबह सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर अपनी बातें साझा की। कहती हैं कि ये समय घर में सबके लिए बहुत कठिन रहा, खासकर घर के बड़ों और छोटों के लिए। वो आगे ये भी कहती हैं कि लेकिन हमें शिकायत नहीं, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो हमसे ज्यादा समस्या में हैं। अपने मैसेज की शुरुआत मोहिनी ने अंग्रेजी में कांट स्लीप यानी कि मैं सो नहीं सकती हूं से की। गौरतलब है कि मोहिना, उनके ससुर और मंत्री सतपाल महाराज, मोहिना की सास यानी कि पूर्व मंत्री अमृता रावत समेत कुल 7 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं और एम्स ऋषिकेश में इनका इलाज चल रहा है। रीवा राजघराने से ताल्लुक रखने वाली मोहिना की शादी पिछले साल महाराज के बेटे
सुयश के साथ हुई है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि देश में भी कोरोना के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। लंबे लॉकडाउन के बाद सरकार ने अनलॉक 1 की शुरुआत की। इसमें कई रियायतें आम लोगों को देने की तैयारी। इस बीच आपको बताएं कि हरिद्वार में 2021 में होने वाले कुंभ को टालने की चर्चाएं इन दिनों सोशल मीडिया पर जारी हैं। हरिद्वार में संतों ने कुंभ को लेकर अलग अलग राय देखने को इनकी मिल रही है। अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हट योगी ने कहा कि कुंभ को 2021 की जगह 2022 में आयोजित किया जाना उचित रहेगा। तो वहीं महामंडलेश्वर अग्नि अखाड़ा कैलाशानंद ने कहा कि परंपरा और धर्म के आधार के तय तिथियों के अनुसार ही कुंभ का आयोजन होना चाहिए। परिषद, धर्माचार्य लोग, ज्योतिषी लोग, प्रशासन के लोग, शासन के लोग और बाकी लोग अगर मिल के विचार और चिंतन करके इस पर्व को अगर मनाना चाहते हैं तो 2022 में भी अगर चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि मान्य 12 वर्ष के हिसाब से भी पूरा हो जाएगा और आम पब्लिक भी अगर उस समय बीमारी भी कुछ ठंडी हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति नहीं आई तो आपत्त योगः कर्मेषु न जायते संस्कारात् विमुच्यतः। वेद कहता है कि यदि ऐसी परिस्थिति रही तो आपत्तकाले मर्यादा नास्ति। उस समय बहुत विराट न करके सूक्ष्म कर लेंगे। अखाड़ा एक सांकेतिक रूप से शाही स्नान कर लेगा, अभी तो कुंभ को किसी परिस्थिति में टाला नहीं जा सकता। खबर पौड़ी के गहड़ गांव के पास से है, जहां पर मादा गुलदार के शव से नाखून चुराने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इस मामले में गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त नेपाली मजदूर है, जिसने शव से 6 नाखून निकाले थे और बाद में अन्य 2 लोगों में भी बांट दिए थे। वहीं इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी को जेल भेज दिया गया। और अब आपको बताते हैं, कोरोना संक्रमण से बचाव और लॉकडाउन के नियमों के पालन की अपील के साथ एसएसपी पौड़ी दिलीप सिंह कुंवर का गाया एक और गीत रिलीज हुआ। हिंदी फिल्मी गीत की धुन पर बनाए गए गीत के माध्यम से लोगों से निराश नहीं होने की अपील की गई है। इससे पहले भी अप्रैल महीने में एसएसपी पौड़ी द्वारा गाया एक कोरोना गीत सामने आया था, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। कहाँ तो ढलेंगे। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।